पहले की अगर मैं टाइम से देखूं वो ज्यादा लोग आते थे कि अब जेनजी ज्यादा आने लग गई आपके पास। मैम जब से हम लोग जो है ना अलग अलग फैमिलियों में रहने शुरू किए हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए जो ये जेनजी जनरेशन है ना, ये ज्यादा परेशान है। इनकी समस्या क्या है जी? हमारा चैनल नहीं मोनेटाइज हो रहा जी। है ना, इनकी समस्या ही अलग है। हमारी सहेली हमसे बात नहीं कर रही जी, हमारा बॉयफ्रेंड हमारे से रूठ गया जी। ये इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं। अगर आप 25 से 27 की एज में शादी नहीं कर पा रहे हो तो आप ज्यादा डिले मत करो ना। अब मेरे पास केसेस आते हैं मैडम जिसमें 40 साल का लड़का हो गया, 45 साल का लड़का हो गया। मेरे को खुद नहीं समझ आती कि इनको मैं अंकल जी कहूंगा या इनको मैं लड़का कहूँ अभी। तो ये मान के चलिए कि जो मानवीय शरीर है ये 5 तत्वों से बना है: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। और यही 5 तत्व जो है हमारे इस पृथ्वी पर भी हैं, जो आपको सबको अलग अलग नजर आते ही हैं। तो जैसे ये 5 तत्व हमारे इस ब्रह्मांड में है, ऐसे ही ऊपर ब्रह्मांड में भी है और ऐसे ही हमारे अंदर भी है। आपने एक बात अमूमन सुनी भी होगी मैम कि यथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे। तो इस लाल किताब के माध्यम से हम लोग जो है लोगों की मदद कर पाते हैं। अब लाल का मतलब क्या है मैडम? हमारा रक्त, हमारा खून, ठीक है। लाल किताब जो है ना आपको वो बातें बताती है जो बातें आपकी जिंदगी में खून से लिखी जा सकती। उम्मीद पर जीते रहना तो तौहीन है जिंदगी की। इस इल्मो हुनर की दुनिया के जीने के कई और भी सहारे हैं और इसी इल्मो हुनर दुनिया के बादशाह आज हमारे इस खास से पॉडकास्ट में मौजूद हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं सिमरजीत कौर आप सभी का आज के इस खास से पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। आज का ये हमारा पॉडकास्ट खास इसीलिए है क्योंकि हमारे बीच एक ऐसे इंसान, एक ऐसे बादशाह मौजूद हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में 16 साल का अनुभव है। तो आइए इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नवीन जी, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जयशंकर जी, मैं नवीन भल्ला आप सभी दर्शकों का आप अपने इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। तो नवीन जी तैयार हैं आज के इस पॉडकास्ट के लिए? जी जी हम बिल्कुल। कब से वेट कर रहे थे कि कब आप यहाँ पे आके बैठे हैं, क्योंकि ना मतलब लोगों को आजकल यही होता है कि कहीं ना कहीं से ना हमें कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन मिल जाए। और जब हमारे सामने बैठे हों 16 साल वाले एक्सपीरियंस इंसान, तो आप सोचो ना कि उनकी एक बात से अगर कोई आपका कोई सोल्यूशन अपनाए तो कितना पॉजिटिव चेंज आ सकता है उसकी लाइफ में। तो थैंक यू सो मच कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो कैसे हैं आप नवीन जी? बहुत बढ़िया मैम, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया जी। तो नवीन जी, पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि लोग कहते हैं कि सब चीजें ना ऊपर किस्मत से लिख कर आती हैं, है ना? पर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं जी। तो क्या वाकई में एस्ट्रोलॉजी कुछ होती भी है? जी मैं आपको बताता हूँ मैम। मैं मैडम पिछले 16 सालों से ज्योतिष का जो अध्ययन कर रहा हूँ और मैंने अपने इस करियर में अलग अलग विद्याएं जैसे कृष्णामूर्ति पद्धति, नाड़ी ज्योतिष, महावास्तु, वैदिक वास्तु, लाल किताब और पाराशरी ज्योतिष, इन सभी विद्याओं का जो अलग अलग अध्ययन किया है। और आजकल की जो 2 विद्याएं और ऐड ऑन हो गई हैं, एक तो नंबरोलॉजी, वॉच एनालिस्ट, और उसके बाद मैंने मोबाइल नंबर एस्ट्रोलॉजी, इन सभी विद्याओं का भी मैंने अलग अलग अध्ययन किया है। तो इन सभी विषयों में अगर मेरा कोई प्रिय विषय रहा है मैडम तो वो रहा है लाल किताब। जी। प्रिय क्यों रहा है? वो इसलिए रहा है क्योंकि इस विषय से मैं ज़्यादा लोगों की मदद कर पाया हूँ और उनको बड़ी जल्दी इस चीज़ से मैं रिलीफ जो है दिलवा पाया हूँ। तो इसलिए मैंने अपने माध्यम में जो है इन सभी चीज़ों को भी ऐड ऑन रखा, मगर लाल किताब जो है मेरा अपना खुद का पर्सनल और फेवरेट विषय जो है वो रहा है। अब आपने बात की मैम कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, और कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, यही प्रश्न था आपका? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी मैं आपको बताता हूँ मैम, एस्ट्रोलॉजी होती है या नहीं होती। पहले तो मैं सबसे पहले आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखो, अगर मैम 100 उल्लू मिलके भी ना मीटिंग कर लें कि सूरज नहीं होता है, तो उनके मीटिंग करने से या एस्ट्रोलॉजी को मानने से भी कुछ नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि जब सूरज निकलता है तो उल्लू सो रहे होते हैं और जब उल्लू जाग रहा होता है तब सूर्यदेव भगवान नहीं होते। तो इसलिए दोनों का कसूर नहीं है। जिसका जिस विषय के साथ कोई भी अध्ययन नहीं है, जिसको जिसके नॉलेज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए वो बेकार सब्जेक्ट बन जाता है। अब आपको मैं एक बात और बताता हूँ। तो ये मान के चलिए कि जो मानवीय शरीर है ये 5 तत्वों से बना है: जल, वायु, अग्नि,
पृथ्वी और आकाश, और यही 5 तत्व जो है हमारे इस पृथ्वी पर भी हैं, जो आपको सबको अलग अलग नजर आते ही हैं। तो जैसे ये 5 तत्व हमारे इस ब्रह्मांड में है, ऐसे ही ऊपर ब्रह्मांड में भी है, और ऐसे ही हमारे अंदर भी है। आपने एक बात अमूमन सुनी भी होगी मैम कि यथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे, यानी कि जैसे 5 तत्व ऊपर आकाश में है, वैसे ही वो आकाश तत्व 5 तत्व जो है हमारे शरीर में भी होते हैं। तो यही 5 तत्वों को अलाइनमेंट करने का, इनको सही से बैलेंस करने का मेथड जो है वो एस्ट्रोलॉजी है जी। तो जैसे हम बचपन में कई बार सोचते हैं ना कि मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगा, टीचर बनूंगा, है ना, बट मोस्टली वैसे होता है कि जो हम बचपन में सोचते वैसा हम बनते नहीं है। तो आपने भी बचपन में सोचा था कि आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे, या बोलो कि ये भगवान की तरह से था कि आप इस फील्ड में ऐसे ही चले गए? बताता हूँ मैम क्या हुआ। क्या बेसिकली मैम था क्या कि बेसिकली मेरा जो है टी शर्ट प्रिंटिंग का काम है, अभी भी है। अच्छा जी। एस्ट्रोलॉजी में जो मैं करता हूँ मैडम, ये साइड बाय साइड मेरा पैशन है, जिसको कि मैं आप प्रोफेशनली भी लेके चलता हूँ। तो इसमें क्या है मैम कि एक बार ना एक टीवी पे पट्टी चल रही थी कि ये वाला ज्योतिष सीखें, ये वाला ज्योतिष सीखें। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, आज से 16-18 साल पहले की बात है ये जी। तो मैंने वो पट्टी एक देखी, तो मैं अपने गुरुजी के पास गया कि मुझे सर ये वाला ज्योतिष सीखना है, तो आप कितने पैसे लेंगे? तो उन्होंने बताया जी, पता नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि 8,000 या 10,000 रुपया लेंगे। तो मैंने कहा सर कुछ कम कर लो। वो कह रहे कम तो हम करेंगे नहीं जी। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि यार ये व्यक्ति कह रहा है कि हम पैसे ही कम नहीं करेंगे। मैंने कहा अच्छा चलो सर कोई बात नहीं है, आपको जितने पैसे लेने हैं आप उतने पैसे ले लो, जितने उन्होंने मुझे बताए थे। मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं कि कितनी अमाउंट थी वो। तो कह रहे ठीक है। उन्होंने फिर पंचांग उठाया, पंचांग उठा के उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे करना नवीन जी, आप ना शनिवार को 3 बजे आ जाना जी। मैंने कहा जी ठीक है ज़रूर। तो मैं शनिवार को 3 बजे एग्जैक्टली वहाँ पर पहुँच गया। तो उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया। तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि अपनी ना डेट ऑफ बर्थ बताओ। अच्छा जी। डेट ऑफ बर्थ बताओ, टाइम ऑफ बर्थ बताओ और प्लेस ऑफ बर्थ बताओ। तो मैंने उनको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो बता दिया। तो उन्होंने मुझे ना 2-3 प्रश्न किए, और उसमें से एक प्रश्न था कि आप काम क्या करते हो? तो मैंने कहा जी मैं जॉब करता हूँ। उन्होंने साथ ही मुझे पत्री पकड़ा दी, क्या ले जी ये लो, आप जॉब तो कर ही नहीं सकते। मैंने कहा जी ऐसा क्यों? कह रहे आपकी पत्री नहीं बता रही कि आप जॉब कर सकते हो। मैंने कहा सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा अपना व्यवसाय है और मैं वो करता हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपको झूठ बोला। वो कह रहे नवीन आज तूने मुझे झूठ बोल दिया, आगे से झूठ मत बोलना। मैंने कहा नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं आपको झूठ बोलूँ। तो ज्योतिष पढ़ते गए। 2-4 मीटिंगों के बाद क्या हुआ कि मेरी क्लास जो होती थी सिर्फ आधे घंटे की क्लास होती थी। बाद में ना उनकी दुकान के बाहर एक जगह होती थी, हम वहां पे खड़े हो जाते थे जी। और मेरे गुरुजी सिगरेट पीने के बहुत शौकीन थे। तो इतने भी शौकीन नहीं थे मगर शौकीन थे, है ना। तो उन्होंने वहां खड़े होकर सिगरेट पीनी और मैंने चाय वगैरह कुछ भी जो था वो ले लेना। तो मेरे मन में प्रश्न आया कि यार ये सिगरेट पीने वाले गुरुजी ये क्या ज्योतिष सिखा देंगे मुझे? मतलब मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि शुरू से आप बहुत स्मार्ट थे, मतलब आप गुरुजी को टेस्ट कर रहे थे अपने। जी नहीं, देखिए टेस्ट तो नहीं, आपने उनको बोला कि मैं जॉब करता हूं और बिजनेस करता हूं। ऐसा नहीं है सिमरन मैम। ज्योतिष पे विश्वास तो मेरा पहले से था। बेसिकली हम लोग हैं क्षत्रिय फैमिली से हैं, मगर फिर भी मेरा ज्योतिष पे तो विश्वास था। मगर जब से उन्होंने बताया ना कि आप जॉब नहीं कर सकते, आपका प्रोफेशन होगा, मेरा उनके प्रति जो विश्वास है और ज्यादा बढ़ गया। और मुझे लगा कि अब ये परफेक्ट गुरुजी हैं कि जो ये मुझे सिखाएंगे दैट विल बी वेरी मच ओके। तो वो बाहर खड़े होकर सिगरेट पीते थे मैम। तो मैंने सोचा यार क्या ये पंडित जी जो खुद सिगरेट पीते हैं क्या मुझे ज्योतिष सिखा पाएंगे? क्योंकि मेरी नजर में ज्योतिष वो था जो धोती कुर्ते वाले पंडित जी वाला ज्योतिष था ना, जो हम बचपन में टीवी में भी देखते हैं ना, कि वही तो हाँ, वो एक माइंडसेट मेरा वैसे हुआ रखा था। करेक्ट। तो मैंने घर पे आके ना अपने पापा से बात की कि मैंने कहा पापा ऐसे है कि जिनके पास मैं ज्योतिष सीखने जा रहा हूँ ना वो सिगरेट पीते हैं। वो कह रहे वो पीते हैं, तुझे तो नहीं कह रहे पीने को? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं कह रहे पीने को। तो कह रहे कोई बात नहीं, वो पीते हैं पीने दे। और आपको एक बात मैं और बता दूं, हम लोग जो है बेसिकली ना ओगणनाथ है। नाथ संप्रदाय में से एक संप्रदाय होती है जिसको ओगणनाथ कहते हैं, और हमारी संप्रदाय में भी ना सिगरेट चलती है। मतलब जो लोग इस संप्रदाय को मानते हैं वो सिगरेट पिए या ना पिए वो उनका निजी फैसला है, मगर इसमें वो चलती है। तो कह रहे उसमें क्या दिक्कत है, वो पीते हैं पीने दे, तुझे क्या लेना देना। तो मुझे क्या था कि घर से थोड़ी सी ना हल्लाशेरी मिल गई कि नहीं ये गुरुजी अब मेरे लिए परफेक्ट है। तो हमने बाहर खड़े रहना मैम, बाहर खड़े होके ना तो हमने बातें करनी जी, बातें करनी, और बातें भी सारी ज्योतिष की करनी। उन्होंने सिगरेट लगा लेनी और उन्होंने कहना कि नवीन अब मुझे पूछ क्या पूछना है। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछना गुरुजी ये लड़का चल के आ रहा है, इसका कौन सा ग्रह कैसा है, ये ऐसे बात कर रहा है इसका ग्रह कैसे है, वो इस पोजीशन में खड़ा है उसका ग्रह कौन सा खराब है कौन सा अच्छा है, ये व्यक्ति इस समय पर आया है तो उसका ग्रह कौन सा कैसा है। तो आप ये कह लीजिए सिमरन मैडम
कि मैंने जितना भी ज्योतिष सीखा ना उसमें से 60% तो मैंने प्रैक्टिकल ज्योतिष सीखा। यही वैसे एक्चुअली मैंने यही मैंने काम ये नहीं कि आता है, बुकिश हाँ, नॉलेज नहीं ली, practical, बुकिश नॉलेज भी ली, मगर जितनी बातें मैंने सीखी ना सब मुझे उन्होंने एकदम इतना मेरे को उन्होंने मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस चीज को बोलने के लिए, उन्होंने कितनी मेरे अंदर उस चीज को भर दिया कि ज्योतिष होता क्या है, ज्योतिष चलता कैसे है, ज्योतिष करता क्या है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय गुरुजी कि उन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया कि आज मैं इस मंच पर हूँ और लोगों का भला कर भी रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय गुरुजी कि जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए उपयुक्त समझा। ज्योतिष तो बेसिकली मैडम मैंने लुधियाना में ही सीखा। तो सर एक वैसे सवाल है कि अगर मान लो आप ज्योतिष ना बनते जी, तो आप क्या ऑप्ट करते? मतलब चलो आपका बिजनेस तो है ही जी है मैम, ना? बिजनेसमैन तो था ही। नहीं, बिजनेस के अलावा जैसे ज्योतिष आपका साइड वाला है ना, हाँ, मतलब हाँ, दूसरा प्रोफेशन हम जी। बोल सकते हैं। तो बिजनेस के साथ अगर ज्योतिषी नहीं होती, अगर मैडम आपने शुरू तो से फिर ही क्या ना, करते? शुरू से ही एक मन में एक भावना थी, एक घर के जो आप कह लीजिए कि हमारे घर के मुझे संस्कार ऐसे थे कि दूसरों का भला करना है, बस। चाहे वो किसी भी मेथड से हो सकता है। मैं इसी में आपको एक बात और बता दूं कि मैंने रेकी विद्या भी सीखी हुई है, मेरे पास वो उसकी सर मास्टर की। क्या होती है रेकी विद्या, थोड़ा उससे क्या होता है कि आप बताएंगे? सामने वाले को हील कर सकते हो, ओके, उसमें आपको नाइस। साइन मिलते हैं, आप सामने वाले को हील कर सकते हो उस विद्या से। तो मेरे पास उसकी मास्टर की डिग्री भी है। ठीक है, ठीक है, शुरू से ही एक मतलब आप ये कह लीजिए कि मैं सामने वाले को इस तरीके से मतलब आप मदद शुरू करता से हूँ। आपका वो था कि मेरे को शुरू से ही हेल्प करनी है जी लोगों की, जी है जी, ना? ऐसे कह लीजिए आप। और मुझे लगता है वही चीज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करी एस्ट्रोलॉजी में कि आप अपनी विद्या से मैम जो ऐसा है ना, लोगों की प्रॉब्लम है उनको आप सॉल्व कुछ हद तक मतलब कर सकते हो, है हाँ ना? आप ये कह लीजिए, क्योंकि आप ये देखो मैम, जब लोग हमारे पास आते हैं ना तो हम्म, इतने दुखी होते हैं ना, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। उनको इतने दुख से भरे होते हैं कि जब वो आके अपनी बात बताते हैं ना, तो कई बार हम भी बातें सुनते सुनते ऊपर की तरफ देखते हैं, भगवान की तरफ, कि यार इतना दुखी है ये इंसान, इतना दुखी है इंसान, इतना दुखी भी कोई हो सकता है। और बहुत कई बार इस चीज के लिए लेके मैं भगवान से भी बातें करता हूँ या अपने मन से बातें करता हूँ, आप यूं कह लीजिए, क्योंकि मन में ही भगवान है आपके। जी बिल्कुल। तो इस चीज को भी सोचता हूँ कि भगवान इतने कष्ट में है यार, ये कुछ तो मदद कर दे इनकी। बस ऐसे ही है मैम मेरी जिंदगी। तो सर जैसे लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, समस्याएं लेके आते जी हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि मतलब पहले की अगर मैं टाइम से देखूं वो ज्यादा लोग आते थे कि अब जेनजी ज्यादा आने लग गई आपके पास? मैम, जब से हम लोग जो है ना अलग अलग फैमिलियों में रहने शुरू किए हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए जो ये जेनजी जनरेशन है ना, ये ज्यादा परेशान है। मैं जो देख रहा हूँ, परेशान लोग पहले भी थे, परेशान लोग अब भी हैं, मगर अब का आजकल देखने में क्या है, आगे परेशानी होती थी 30-40 की उम्र में कि शादी नहीं हो रही, कामकाज नहीं सेट हो रहा, तो ये समस्या होती। अब जो जेनजी जनरेशन है ना, इनकी समस्या क्या है जी, हमारा चैनल नहीं मोनेटाइज हो रहा जी। है ना, इनकी समस्या ही अलग है। हमारी सहेली हमसे बात नहीं कर रही जी, बिल्कुल हमारा बिल्कुल। बॉयफ्रेंड हमारे से रूठ गया जी। ये इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं, इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि मैं आपको बताऊं ही क्या। और जो मैंने इसके पीछे कारण ढूंढा है ना जी, हाँ, वही मतलब जेनजी को हम बोलते हैं ना, बड़ी सारी बोल सकते हैं अच्छा है उनको ऑप्शन, करियर ऑप्शंस है, बड़ी सुख वाली जनरेशन है कि हर जी कुछ उनको मिला मिलाया मिल बिल्कुल गया। बिल्कुल बट बिल्कुल। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड भी हमारी जेनजी जनरेशन ही है मैम ना? इसमें ना तो सबसे क्या बड़ा लगता है कारण इसके पता में? क्या हाँ, है वही आपको? कारण आपको क्या एक है? कारण मैं बताता हूँ। आप आज से ना 25-30 साल पीछे चले जाओ, तो रात का समय जब होता था ना, तो हम लोग छत पे बिस्तरे बिछाने जाते थे, है ना, वहां बिछाने और छत पे सोना, एक कूलर लगा होता था तो सबको हवा आ रही होती थी। होता क्या था, जो बेसिकली हमारा मन है ना मैडम, इसको रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। ओके। ठीक है, जब आप रात को ऊपर सोते थे ना, तो चंद्रमा की डायरेक्ट किरणें जो है ना आपके ऊपर प्रभाव डालती थी, आपका मन जो है ना स्टेबल रहता था। आपको भी शायद याद होगा कि जब आप छत पे सोते होंगे तो सारी रात कितनी, जब तक नींद नहीं आती थी तब तक आपने चंद्रमा को देखना, तारों को देखना, तो ये चीजें जो है ना चलती रहती थी। अब क्या हो गया कि हम लोगों ने ना अपने आप को बंद कर लिया एक कमरे में, करेक्ट। समझ रहे हो? तो वहां क्या है, सारा दिन एसी की हवा है, बाहर की ना तो ताजी हवा मिल पा रही है, तो ना ही वो चंद्रमा की आपको किरणें मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से ना आप मेंटली डिप्रेस्ड होना ज्यादा शुरू हो गए हो। और दूसरी बात, आजकल की जो जेनजी जनरेशन है ना मैडम, ये हमारे से पास आकर के ना उपाय लेके तो खुश है, मगर अगर हम इन्हें कह देना कि अपने माँ बाप की सेवा कर लो, अपने माता जी के चरणों को स्पर्श करके रोज माथे पे लगा लो, तो वो कहते हैं जी ये काम नहीं हमारे से होगा, आप उपाय बता दो क्या होगा। हमारे ना एक बहुत अच्छे ही कथाकार है मैडम, प्रदीप मिश्रा जी, तो वो ना एक बात बोलते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो मैंने उसको मैडम अपने हिसाब से ना थोड़ा सा लाइन को मॉडिफिकेशन कैसे किया है कि एक लोटा जल और मन में हजारों छल। नवीन जी का अपना मसाला ये इसमें। अपना मसाला है। आप ये समझिए कि एक लोटा जल
और मन में हजारों छल, फिर कैसे होगा समस्याओं का हल, है ना। जो बीजोगे वही काटोगे, जो बीजोगे वही काटोगे फल, फिर चढ़ाओ चाहे रोज शिवलिंग पे जल। समझ रहे हो, शिवलिंग पे डेली जल चढ़ाने का भी आपको कोई फायदा नहीं होगा अगर मन में आपके पास छल है, आप घर में अपनी माता जी की सेवा नहीं कर रहे हो, फिर इन चीजों का भी कोई फायदा नहीं होगा मैम। सबसे पहले घर में अपने माँ से, अपने बाप से, अपने ब्रदर से, अपनी सिस्टर से आप रिलेशन जो है ना बना के, अच्छे रिलेशन बना के रखिए। हाँ, अगर किसी वजह से किसी के माता जी नहीं है, किसी के पिताजी नहीं है, या अगर कोई भी यथा उनके पास कोई भी उस रिश्ते की कमी है तो फिर उपायों की मदद ली जा सकती है। मगर पहली कोशिश आप ये कीजिए कि आप इन रिश्तों से बना के रखने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बना पा रहे हैं किसी वजह से तो उपाय की सहायता लीजिए। उपाय के साथ साथ उस रिश्ते को ठीक करने की भी आप कोशिश कीजिए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि अपने घर वाले रिश्तों को ही सही रखने से कितनी चीजों का हल जिंदगी में हमें मिल सकता है। मैं एक बात आपको बताऊं, लोग कहते हैं ना जी कि जिंदगी में ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिसका हल आपके घर वालों के पास ना हो। करेक्ट। कहीं भी मैंने अपने निजी जिंदगी में मैडम पाया है कि कहीं भी अगर आपका कोई साथ नहीं ना देता तो आपके घर वाले आपका साथ जरूर देते हैं। सबसे पहले जो आपका साथ देते हैं वो आपके घर वाले साथ देते हैं। आप कह देते हैं, आज की जो जेनजी जनरेशन अपना ये भरा इतने खड़ा है जी, अपना वो भरा होते खड़ा है, मैंने देखा है मैम, प्रैक्टिकल में देखा है। पर जब आप असल में मुड़ के देखते हो तो सिर्फ आपके माँ बाप भाई बहन बस यही सबसे नजदीक है और यही खड़े, और यही आपके ग्रह जो है आपका कार्य करते हैं मैम। यही ग्रह के रूप में भी आपका कार्य जो है वो ये करते हैं। तो सर जैसे कोई भी क्लाइंट है ना आपके पास आता है अपनी समस्या लेके, है ना, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, मैरिज रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड हो, तो उपाय तक पहुंचने का प्रोसेस क्या रहता है? जी मैम ऐसा है, जैसे हमारे पास किसी का भी फोन आता है कि हाँ जी सर कि हमने अपनी पत्रिका दिखानी है, तो मेरी टीम से वो कांटेक्ट करते हैं। तो उसके बाद उनको क्या होता है कि एक समय उनके साथ निर्धारित हो सकता है, तो चाहे वो ऑन कॉल हो जाए और चाहे वो अपना टाइम फिक्स करके विजिट भी कर सकते हैं मेरे पास। तो उस हिसाब से उनके साथ जो है वो अपनी पत्रिका लेके आते हैं। पत्रिका देखने के बाद मैं उनसे कुछ एक प्रश्न करता हूँ। प्रश्न करने के बाद उनसे क्या है कि उनको जो उनके कुंडली के अनुरूप, जो उनके उपाय बनते हैं वो उनको सुजेस्ट कर दिए जाते हैं मैम। तो सर अगर मान लो मेरी जैसे मेरी कुंडली नहीं है, जी फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम है ना, तो मैं आपके पास आती हूँ, तो फिर आप कैसे सोल्यूशन देते हो, क्योंकि मेरी तो कुंडली नहीं है। वेरी गुड मैम। इसमें ना क्या होता है कि एक छोटी सी आपको एक बात बताता हूँ मैडम, कि कहता मत यकीन कर हाथों की लकीरों पर। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मत यकीन कर हाथों की लकीरों पर, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, है ना। किस्मत तो उनकी भी है मैम जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है। किस्मत तो उनकी भी काम करती है। तो इस चीज में मैडम ज्योतिष कैसे मदद करता है कि हम लोग जब हमारे पास क्लाइंट आता है ना तो हम एक प्रश्न कुंडली बनाते हैं मैडम जी। तो उस पर्सन की जो भी उसने कुछ पूछना होता है, पहले तो हम लोग उसकी उस विवेचना जो है प्रश्न कुंडली से करते हैं। प्रश्न कुंडली के बाद मैडम आदमी आया है, कैसे बैठा है, कैसे उसने बात की है, वो उसने किस तरीके के वस्त्र पहने हैं, किस तरीके की उसकी बातचीत का ढंग है, तो इन चीजों से भी ना मोटा माटी हमें समझ लग जाती है कि इसका ये वाला प्लेनेट जो है खराब है और ये वाला प्लेनेट इसका ठीक है। तो उससे हम लोग जो है सामने वाले की मदद कर पाते हैं मैम जी। तो आपने जैसे स्टार्टिंग में ही हमें बताया है ना कि आपने कई डिफरेंट एस्पेक्ट में आपने अपनी स्टडी करी है ना, उसमें आपने ना लाल किताब का भी जिक्र करा था। तो आजकल मैं देख रही हूँ जैसे नेट पे ना बड़ी सारी इसके रिलेटेड ना रील्स वायरल हो रही हैं। तो मतलब लाल किताब क्या लाल रंग की किताब है? और कई बार मैंने रील्स में ऐसा भी कई बोलते हैं क्या आप जानना चाहोगे कि रावण ने भी कोई किताब लिखी थी जिसका नाम लाल किताब है? तो कई कहते हैं कि वो किताब रावण ने लिखी है। तो एक्चुअली ये है क्या लाल किताब? इतनी मिस्ट्री सी ना आजकल क्रिएट हो रही है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैम। बेसिकली मैम जो लाल किताब है ये पंजाब में ना एक जगह फगवाड़ा के पास एक गांव है जिसका नाम है फरवाला। ओके जी। वहां पर एक पंडित जी हुए हैं, पंडित रूपचंद जोशी जी। उन्होंने इस लाल किताब जो है हमारे इधर पंजाब वाली साइड कह लीजिए या इंडिया में कह लीजिए, अगर प्रचलन हुआ है तो पंडित रूपचंद जोशी जी को इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने इस लाल किताब को हम लोगों के जन हित कल्याण के लिए हम लोगों के हाथ में पहुंचाया। पंडित जी ने क्या किया मैडम, अपने 5 एडिशन जो है ना लोगों को दिए हैं, 39, 40, 41, 42 और 52। ये 5 एडिशंस हैं जो ये लाल किताब के हैं। तो इस लाल किताब के माध्यम से हम लोग जो है लोगों की मदद कर पाते हैं। अब दूसरा प्रश्न आपका ये था मैम कि क्या ये लाल रंग की किताब है? नो डाउट इसको जो कवर किया जाता है मैडम, इसको लाल रंग किया जाता है। अब लाल का मतलब क्या है मैडम? हमारा रक्त,
हमारा खून, ठीक है। लाल किताब जो है ना, आपको वो बातें बताती है जो बातें आपकी जिंदगी में खून से लिखी जा सके। बात समझ रहे हो मैडम, कि जो बातें आपकी जिंदगी में खून से लिखी जा सकती हैं, उन चीजों का वर्णन होता है लाल किताब में। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे एक बाप का जवान बेटा मर गया, है ना। एक लड़के की शादी हुई, शादी को 2 दिन नहीं हुए उसकी बीवी मर गई, ठीक है। एक लड़के ने कामकाज खोला और वो कामकाज ही बंद हो गया। मतलब कि ज्यादा देर नहीं, बड़ी जल्दी ही उसको उसमें ऐसा घाटा पड़ा कि उसको समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। लड़के ने गाड़ी ली या लड़की ने गाड़ी ली, गाड़ी का दूसरे चौथे महीने ही एक्सीडेंट हो गया, है ना। जैसे ही उसने अपना मकान बनाया, मकान बनाने के बाद उसकी कमाई जो है आधी रह गई या इतना घाटे में चला गया कि उसको मकान बेचना शुरू हो गया। आदमी की शादी हुई, उसके बच्चे ही पैदा नहीं हुआ या किसी की शादी ही नहीं हुई। तो ऐसी बातें जो आपकी जिंदगी में ना खून से लिखी जा सके, वो है लाल किताब मैडम। मतलब ऐसी कोई बात है जिसका सोल्यूशन हमें लाल किताब में नहीं मिल सकता? क्योंकि आपने इतनी सारी बोल के तो मुझे काउंट करा दी कि सबका सोल्यूशन है। मैं आपको एक बात बताऊं मैडम, हमारे ग्रंथों में ना, हमारे सारे ग्रंथों में, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, चाहे रामायण है, चाहे गीता है, चाहे बाइबल है, चाहे कुरान है, और चाहे हमारी लाल किताब है, ऐसा दुनिया का कोई प्रश्न ही नहीं है जिसका जवाब लाल किताब में नहीं है। और आपके एक माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, लाल किताब मैडम एक ऐसी किताब है ना जो सबसे पहले आदमी को जीना सिखाती है, कि जीना कैसे, जिंदगी कैसे जीनी है, रिश्तों में आपको रिश्तेदारी कैसे निभानी है। लाल किताब वो किताब है, और सबसे पहले आदमी को ना आदमी बनाती है लाल किताब। अगर आदमी को आदमी बनना है ना, औरत को सही से औरत बनना है, तो अगर उसको इस चीज को अपनाना है, तो लाल किताब उसको ना परफेक्टली 100 आउट ऑफ 100 कर देती है कि भाई ऐसे तीर की तरह सीधे चलना है, फिर तेरी जिंदगी भी चलेगी, तेरी किस्मत भी चलेगी, और तेरी लाइफ भी बढ़िया से चलेगी। मतलब हर चीज का सोल्यूशन हमें 100% मैडम। आपको एक बात बताता हूँ मैडम, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है जिसका जवाब गुरु ग्रंथ साहिब में ना हो। आपकी चाहे लाइफ का है, चाहे आपके प्रेजेंट का है, चाहे आपके फ्यूचर का है, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है जिसका जवाब रामायण में या गीता में ना हो। समझ लो मेरी बात। मैं अपनी निजी जिंदगी में इसको ग्रंथ से कम नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसने लोगों की लाइफ में ना मैडम ऐसे ऐसे चेंज ला दिए ना, कि हम भी कई बार देख के हैरान हो जाते हैं कि ऐसे भी हो सकता है। सर, सुना है कि लाल किताब ना बड़ी टेक्निकल है, मतलब जैसे हम एज ए नॉर्मल जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं, अगर हम बुक खोले तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। एक्चुअली क्या है मैम, लाल किताब का ना पढ़ने का एक ढंग है जी, और पंडित जी ने भी बताया है कि इसको बतौर नावल पढ़ते रहना ना, इसके भेद को खुद उजागर करेगा। ओके। और एक बात मैं आपको दिल से बताऊं मैम, मैं बहुत धन्यवादी हूँ उस गैबी शक्ति का, उन पंडित जी का, जिन्होंने ये सारी किताब ना कोड वर्ड्स में लिखी है। अगर कहीं ये मैम कोड वर्ड्स में ना होती ना, तो आप ये समझ लीजिए कि बंदर के हाथ में बंदूक वाली कहानी हो जाती। अच्छा। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये किताब ही ऐसी है मैडम कि आपकी समस्या आई और आपने उपाय किया, और फिर भगवान ने उसका रिजल्ट आपको देना ही देना है। क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है दुनिया में कि अगर आप देयर इज अ रिएक्शन बिहाइंड एवरी एक्शन, तो ये चीज तो है ही। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसका एक्शन तो आएगा ही आएगा। अगर आप सही दिशा में कर रहे हो, सही समय पर कर रहे हो, तो फिर 100% रिजल्ट तो मैम मिलेगा ही मिलेगा। सर, मुझे एक ये जानना था कि हम कहते हैं कि हमें हमेशा ना नेकी करनी चाहिए जी, पर जितना को मैंने देखा है, जितने लोग नेकी करते हैं उनको छित्तर ही पड़ते हैं। नहीं मैम, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हमारे ना मैम लाल किताब में ना एक बात आती है, कहते हैं कि कर भला हो भला अखीर भले दा भला। समझ रहे मेरी बात? कि आपको जो है ना अपनी तरफ से अच्छा करते रहना चाहिए, और उस अच्छे का रिजल्ट मैडम अच्छा ही आएगा। ये बात आप मान के चलो कि आप जो चीज नेचर में आप दे रहे हो ना, नेचर वही आपको रिवर्ट बैक में आपको वही अच्छाई ही देगी। पर सर मेरे साथ तो बहुत बार हुआ अच्छी करके नहीं, कुछ ऐसा होता है मैम। आपको एक बात और बताता हूँ, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ना, उनमें से आधे लोग पता क्या बोलते हैं, सर हमने तो अपनी जिंदगी में कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, हमने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, हमने तो सर कभी किसी के पैसे खाए नहीं। तो एक बात मैम आप भी ध्यान रखना, जो झूठे लोग होते हैं ना, ये आपको सिर्फ उतनी ही कहानी सुनाएंगे जितने में वो आप खुद सही होते हैं। आपको बाकी कहानी तो ये सुनाएंगे नहीं जहां पर इन्होंने कुछ गलत किया होता है। वो तो कोई भी नहीं बताएगा सर, है ना। तो हमें लेकिन कुंडली देख के जज हो जाता है कि इसने कहाँ गड़बड़ कर रखी है।
वो कुंडली हमें खुद बता देती है कि भाई इसने यहाँ पर ऐसे ऐसे गड़बड़ कर रखी है, तो इसका इस माध्यम से इस तरीके से इसका जो है उपचार। अच्छा, कुंडली से ये भी पता लग जाएगा कि ये इंसान धोखा करके आया? मैम बहुत कुछ पता लग जाता है तो कुंडली से आखिरकार क्या क्या मतलब बोलते हैं बर्थ चार्ट से कि हमें क्या क्या पता लग सकता है? मैम ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है जो कि आपके बर्थ चार्ट से ना पता चल पाए। मगर बात ये नहीं होनी चाहिए कि मैंने मोबाइल कब उठाया, मोबाइल पे रील कब देखी, ऐसे बेफालतू के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। मगर वो बातें जो आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं, वो सब चीजें जो है आपकी कुंडली से, बर्थ चार्ट से हमें पता लग जाती है कि ये चीज ऐसे है वैसे है। हाँ जी, अब आप आके कहो जी हम सोते कैसे हैं, हम उठते कैसे हैं, ये तो सब जो है ना फालतू की बातें हैं। तो इन चीजों का मेरे ख्याल से कोई फायदा भी नहीं है। तो अब जैसे आपने ना यहाँ पे रील का जिक्र करा जी, तो आजकल रील भी आते हैं ना, हमारे पास आओ तो हम आपको देंगे आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो सही एस्ट्रोलॉजर की पहचान कैसे करें? हमें क्या पता कि वो जो बोल रहे हैं वो आखिरकार सही वाले हैं भी? मैम आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, तो आप ये देखिए कि जो उन्होंने जब आप उनके पास गए हो तो उन्होंने जो आपको प्रश्न किए हैं, तो क्या वो प्रश्न 10 में से 8 आपके साथ रिलेट कर रहे हैं? अच्छा। अगर वो 8 प्रश्न आपके साथ रिलेट कर रहे हैं और उसके बाद वो जो आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं, क्या वो प्रेडिक्शन आपकी लाइफ में फलीभूत हो रही हैं? अगर फलीभूत हो रही हैं तो कितने % तक फलीभूत हो सकती हैं, हो रही हैं? तो उस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाला एस्ट्रोलॉजर जो है वो कैसा एस्ट्रोलॉजर है। जी, तो मतलब एक बार जाके ही हमें पता लगेगा। वो तो मैम जाके ही पता लगेगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाली कहानी है कि आपको जाकर ही पता लगेगा कि सामने वाला कैसा है ना। तो ऐसे तो आप जज नहीं कर पाओगे कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और सर दान पुण्य का क्या संबंध है एस्ट्रोलॉजी में? मतलब हमें दान पुण्य करना चाहिए? मैम पहली बात तो ये है कि दान पुण्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोग कहते हैं जी मैंने ये शनि का दान कर दिया। कई बार मेरे वर्ड्स में भी ऐसा निकल जाता है कि आप चने की दाल जो है मंदिर में दे दीजिए, आप दान कर दीजिए, है ना। पहली तो बात ये है मैडम कि हमारी समर्था ही क्या है कि हम भगवान को दान दें। बिल्कुल जी। चाहे आप मंदिर में दें, चाहे आप गुरुद्वारा में, हमारी कोई समर्था ही नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ चीजें तो हमें भगवान ने ही दे रखी हैं। जो चीज हमें भगवान ने नहीं दे रखी उस चीज को हम दान नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान ने हमें नहीं दे रखी। आपको भी नहीं पता मैम कि जो चीज खुद आपकी खुद अपनी है, ये एक बड़ा कंट्रोवर्सी वाला एक मैटर बन जाएगा कि ऐसी कौन सी। बुद्धि भी भगवान ने दे रखी है, बुद्धि भी भगवान ने दे रखी है। चलो हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। तो मगर हम कहते हैं कि आपको क्या करना है कि आपको डोनेट करनी है या सदका करना है दाल का, तो उस ग्रह की वस्तु जो है आपको मंदिर में दे करके आनी है कि जिससे उस ग्रह के अच्छे प्रभाव जो है आपको मिल पाए। उसके लिए दान पुण्य या आप कह लीजिए दसवंध, है ना, मेरा उसमें भी बहुत बड़ा वो है कि रुझान है। या आप मुसलमानों वाली लैंग्वेज में कह लीजिए तो यकात करना चाहिए, है ना, कि अपनी जो आपकी कमाई है उसका कुछ जी आपको दान करना चाहिए या भगवान को समर्पित करना चाहिए। तो ये चीज है। आपने यहाँ पे ना चने की दाल के बारे में जिक्र करा है ना, जी। तो उसको दान करने से क्या होता है? जी मैम, चने की दाल जो है ना, देखो एक चीज मैम आप मान के चलना कि हर एक चीज जो है ना किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा। आपने ग्रीन कलर की शर्ट डाली, ये भी किसी चीज को रिप्रेजेंट करती। मैंने व्हाइट कलर की डाली, ये भी किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है। ये पानी की बॉटल है, ये भी किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे ही चने की जो दाल है ना मैम, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है बृहस्पति को, यानी कि जुपिटर प्लेनेट है, उसको रिप्रेजेंट करती है। जब भी आपकी कुंडली में जुपिटर जो है अच्छे हालातों में नहीं होता, किसी कारण से पीड़ित होता है, तो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, जो एक बेसिक सा उपाय है, तो हम लोग कहते हैं कि आप चने की दाल जो है वो मंदिर में दें। जी, समझ गए। तो उसके बाद अगर उससे जातक को उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं कि मान लीजिए आपको बुखार चढ़ा, तो नॉर्मली सबको पता है कि डोलो ले लो या पैरासीटामोल खा लो तो फर्क पड़ जाएगा। मगर 6 घंटे के बाद भी अगर बुखार दोबारा चढ़ रहा है ना, तो डेट मीन्स कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, है ना। अपनी मर्जी से नहीं, घर में आप कितनी देर खा लोगे गोलियां, वो गोली खा खा के ना आप करते क्या हो कि आप अपनी जो समस्या है ना, और उसको हम बढ़ा लेते हो, आप कम नहीं करते हो, उसको बढ़ा लेते हो। तो मैं तो एक बात सबको कहना चाहूंगा कि जिंदगी में एक बार नहीं तो हर साल आपको किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी पत्रिका के ऊपर परामर्श जरूर लेना चाहिए, और उसमें ये पूछने की बताएं कि मेरी शादी कब होगी और मेरा मकान कब बनेगा। ये भी चलो एक बातें हैं कि उनको पूछनी चाहिए, मगर उससे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मैं समझता हूं ना, तो आपको ये पूछना चाहिए कि मेरी पत्रिका में
अच्छे प्लैनेट्स कौन से हैं, अच्छा। मेरी पत्रिका में मैं क्या इन चीजों का दान कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्या मैं गाड़ी इस साल ले सकता हूँ, क्या मैं मकान बना सकता हूँ। तो इन सभी चीजों की आपको जो विवेचना है अपने पंडित जी से अपनी पत्रिका के ऊपर जरूर करवा लेनी जी। चाहिए। जी आपने ना जिक्र करा शादी, मतलब जी एक ऐसा स्टेज जो सबकी जिंदगी में कई बार आता ही आता जी है। जी जी तो हमें जन्म पत्रिका से पता लग सकता है कि हमारी शादी कब होगी? मैम एक बात मैं आपको बताऊं कि एक ना शादी की उम्र होती है 25 से 27 साल, जिसे हमारी लाल किताब की भाषा में कहते हैं शुक्र की आयु है जी। अच्छा। ठीक है, तो एक अमूमन टाइम हर किसी की जिंदगी में भगवान ने सेंशन करके भेजा है कि 25 से 27 की उम्र में आप शादी कर लो। ठीक, अगर किसी कारणवश से आप 25 में या 27वें साल में भी शादी नहीं कर पा रहे हो या शादी नहीं हो रही है, अगर आप पहले करना चाह रहे हो तो आप ज्योतिष की मदद ले सकते हो मैडम, ज्योतिषी की या ज्योतिष के माध्यम से उन उपायों को करके आप उस सब्जेक्ट से मदद ले सकते हो। अब होता क्या अमूमन जब एज आती है ना मैडम 25 की, तो लड़की क्या कहती है, नहीं मम्मी अभी मैंने शादी नहीं करनी। तो लड़का क्या कहता है, नहीं पापा अभी मैं सेट नहीं हूं, पहले मैं सेट हो जाऊं, है ना। तो होता क्या है, वो सेट होने के चक्कर में ना वो पूरे ही सेट हो जाते हैं जी। फिर समझ रहे हो बात, तो वो पूरे ही सेट हो जाते हैं। तो वो जो एक एज ग्रुप जब बीत जाता है ना, उसके बाद आपको कोशिश जो है ज्यादा करनी पड़ती है, मेहनत जो है ज्यादा करनी पड़ती है। फिर रिजल्ट तो भगवान ने अपनी मर्जी से देना है। फिर भगवान भी कहता है भाई पहले तूने मना किया था, अब मेरी तरफ से फाइल पड़ी हुई है, जब दिल करेगा साइन कर दूंगा मैं, अभी पर तो सर शादी ये हो जाएगी। कॉमन है ना आजकल की, जैसे जो हमारी जनरेशन है हमें भी होता है कि हम पहले थोड़ा सेटल हो जाए करियर में फिर शादी करें। तो अक्सर ये वाली स्टेज के बाद ही, मतलब जो आजकल का है कल्चर, तो एस्ट्रोलॉजी इसको कैसे देखती है कि फिर 25 से 27 साल वाली तो फिर वो एज निकल गई नहीं, ना? मैं एक बात बताता हूँ मैडम, अगर आप 25 से 27 की एज में शादी नहीं कर पा रहे हो तो आप ज्यादा डिले मत करो ना। अब मेरे पास केसेस आते हैं मैडम जिसमें 40 साल का लड़का हो गया, 45 साल का लड़का हो गया, मेरे को खुद नहीं समझ आती कि इनको मैं अंकल जी कहूंगा या इनको मैं लड़का कहूँ अभी भी, है ना। तो वो सोचते ही रहते हैं, वो बड़ा परफेक्ट सा मैच ढूंढते रहते हैं कि हमें ऐसा लड़का चाहिए, हमें वैसा लड़का चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, वो लड़की जो है ऐसे चाहिए। तो वो मैडम पॉसिबल नहीं हो पाता हर बार, समझ रहे हो मेरी बात, हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखना मैडम, जिस लड़के के पास पैसा होगा ना उसके पास टाइम नहीं होगा। करेक्ट। ठीक है, और जिस लड़के के पास टाइम होगा उसके पास पैसा नहीं होगा। ठीक, और जो लड़का रोमांटिक होगा ना मैडम वो आपको, वो लॉयल नहीं होगा। ध्यान रखना ये मेरी बात, जो लड़का रोमांटिक होगा वो लॉयल नहीं होगा, जो लॉयल होगा वो रोमांटिक नहीं होगा। और किसी इंसान को दोनों चाहिए, रोमांटिक और मैम लॉयल। होगा ही नहीं, वो तो बाय लक है, वो तो बाय लक है कि अगर भगवान ने आपको दोनों सैंक्शन कर दिए तो आपको मिल जाएंगे। मगर सारी चीजें नहीं मिलेंगी। जो घूमने फिरने का शौकीन होगा उसके पास पैसा नहीं होगा, है ना। अच्छा। यानी कि हर चीज हर तरीके से भगवान ने ना एक लिमिटेशन रखी हुई है सब में, कि आप में ये गुण है, ये अवगुण है, ये गुण है, ये अवगुण है ना। उन चीजों के साथ, उस नेचर के साथ, उस बातों के साथ अगर आप अपनी लाइफ को अलाइन कर लेते हो, एडजस्ट कर लेते हो, तो आपकी लाइफ बहुत खुशहाल बन जाएगी। तो सर जैसे अब हम शादी की बात करें तो क्या हमें कंपैटिबिलिटी पता लग सकती है हमारे टू बी पार्टनर की जिससे हमारी शादी होगी, है ना? आजकल हमारा उसके साथ आजकल बैठेगा सिमरन कि मैम, नहीं? आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं फोन की और कुंडली मिलाने की, और उसके बाद आजकल उसको क्या कहते हैं जो रिलेशन में रहते हैं लोग, लिविंग रिलेशन वाली है ना। तो आजकल तो सुविधाएं ही हैं जो बहुत ज्यादा उपलब्ध होगी। अब ज्यादा नहीं मैम, कम से कम ना 30 40 50 साल पीछे चले जाओ, है ना। कितनी को पत्रिकाएं मिलती थी, है ना, कितना को देख दिखाने वाला काम होता था, कितनी फोन पे बातें होती थी, कितने को लिविंग रिलेशन शादी वाले दिन ही देखते थे। शादी वाले दिन ही, मुझे लगता है मेरे मदर ने ना मेरे पापा को शादी वाले दिन ही देखा होगा। और अमूमन ऐसा ही होता था सबके पास कि हाँ जी आपकी शादी वहां पे फिक्स कर दी है और आपकी वहां पे शादी हो रही है, और शादी जो है ना 100% सक्सेसफुल रहती थी। उसके पीछे भी एक कारण था, लड़की को पहले ही समझा दिया जाता था और लड़के को भी साथ में ही समझा दिया जाता था कि आपकी शादी यहाँ पे हो रही है और आपको यहीं पे ही रहना है। समझ रहे हो मेरी बात। तो आजकल क्या होता है कि लड़की को ना, लड़की की मम्मी साथ ही फोन करती है जी। ये फोन जो है ना एक राहु यंत्र है। हाँ जी बेटा क्या कर रहे हो? मम्मी मैं तो काम कर रही थी। बेटा सारा दिन ही काम कर रही है। तो भाई वो काम कर रही है तो घर के ही काम कर रही है ना, किसी के घर पे थोड़ी ना जाके काम कर रही है। अच्छा जी, लड़के के दोस्त लड़के को क्या पूछते हैं, भाभी क्या कर रही है? यार भाभी तेरी तो फोन पे लगी हुई है। पाजी सारा दिन ही फोन पे लगी हुई है ना। तो अब बात यह है कि आजकल सबसे पहले तो आप में जो है ना एक समझ की कमी है, दूसरा सब्र की कमी है, कि आप में समझ भी नहीं है और सब्र भी नहीं है कि आप सामने वाले को उस हिसाब से उस लेवल पे उसको लेके जा सको और समझ सको कि वो क्या कहना चाहता है, क्या समझना चाहता है। तो सबसे बड़ा जो रोल मैं समझता हूँ ना मैम,
सबसे खराब रोल जो करता है ये मोबाइल करता है। जब आप 1 मिनट में घर पे 1-1 मिनट की लड़का भी रिपोर्ट दे रहा है और लड़की भी रिपोर्ट दे रही है कि हाँ जी ऐसा हो रहा है, तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि इन रिश्तों में, इन चीजों में सबसे ज्यादा जो रुकावट आ रही है इन चीजों से आ रही तो है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम फोन को कसूरवार मान सकते हैं, क्योंकि आजकल जैसे डिवोर्स केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, है जी ना? जी जी, तो क्या फोन उसका वन ऑफ द, हम बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लीड कर रहा है बिल्कुल डिवोर्सेस को? बिल्कुल मैम, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं मैम, हम लोगों में ना सब्र नाम की चीज ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? अब तलाक वाले केसेस में भी ना मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि वहां पर भी क्या होता है कि लड़का या लड़की ना बताते नहीं आके, जब एक बार सेकंड मैरिज हो जाती है ना, बताते नहीं आके कि उनको लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे वो करते क्या है, एडजस्टमेंट। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए पहले ना तो लड़का तैयार है और ना ही लड़की तैयार है कि हमें एडजस्टमेंट करके चलना है लाइफ में। अगर आपने उस चीज को एडजस्ट कर लिया ना लाइफ में कि हाँ जी मुझे एडजस्टमेंट करके चलना है, तो मगर इसमें बात ये है कि लड़की कहती मैं एडजस्ट क्यों करूं और लड़का कहता है मैं क्यों मैं एडजस्ट करूं। करूं, तो उसी में ही फिर उसी चक्कर में जो है ना ये सारी कहानी जो है ना खराब हो जाती है। अब इसमें आपको एक और बात बताता हूँ कि इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मेरी नजर में है ना, वो है घर के संस्कार। माँ को बेटी ने कैसे समझाया है, बेटे को बाप ने कैसा समझाया है, ये चीज बहुत मैटर करती है कि आपके रिश्ते को चलाने में। मैं तो ये कहता हूँ पतरी मिलाएं या ना मिलाएं, ये जरूर पता कर लें कि लड़की के माँ बाप कैसे हैं और लड़के के माँ बाप कैसे हैं। आपकी कुंडली अपने आप ही चल जाएगी। जो पुराने बुजुर्गों का एक रिवायत चलती थी ना कि हाँ जी ये कुड़ी कित्थों दी है, कहते माँ बाप की कर दे है, और सेम कॉन्सेप्ट लड़के के लिए भी होता था। तो वो जिंदगी की जो लाइफ थी ना, वो मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़िया चलती थी और जो लाइफ जो है बढ़िया से रन होती थी। अच्छा, एक अब इसके बाद सबसे एक बोलूं हॉट टॉपिक वाला क्वेश्चन पूछूंगी। जी, कॉमन रेमेडीज कुछ बताओ जिससे इंसान की जिंदगी में पैसे ही पैसा हो जाए। देखो पैसा तो आज की डेट में मैम सबके लिए जरूरी है ना, क्योंकि पैसे के बिना आज की जिंदगी में जो है जिंदगी चलानी भी है ना बहुत मुश्किल है ना। तो इसमें ना एक बात मैं आपको एक बात बताता हूँ मैडम, तुलसी जी का एक दोहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। कहता तुलसी इस जग में यूं रहो जैसे रसना मुख माही, तुलसी इस जग में यूं रहो जैसे रसना मुख माही, खाती पीती सब कुछ है फिर भी चिकनी नाही। कहने का भावार्थ क्या है कि आप पैसे के लिए उतना ही भागो जितना जरूरी है। अगर ज्यादा भागोगे ना फिर आप आगे आगे और पैसा नहीं आएगा हाथ में। पर सर फिर भी कुछ कॉमन उपाय तो बता सकते हो हमारी कॉमन में ऑडियंस आपको एक बात मैं आपको और बताता हूँ मैडम। मैंने ना बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, खुद भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं। उनमें एक गलती, पता नहीं बाकी सब मेरे से विद्वान है, पता नहीं जो मेरी समझ कहती है मैं उसी हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ कि एक ना जर्नल सी रेमेडीज बता दी जाती है। वो जर्नल वाली रेमेडीज क्या है? पैरासीटामोल। समझ रहे हो कि आपको बुखार चढ़ गया आप सैरिडोन ले लो जी, वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड वाली रेमेडीज हैं कि जिनसे आपको फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उपाय काम नहीं करते हैं, वो जो चीजें बताते हैं वो चीजें काम नहीं करती हैं। सभी विद्वान जो अपने अपने मंच से या अपने अपने चैनल से बातें बताते हैं वो सारी सही हैं। ठीक है, मैं तो उनका दासम का दास हूं। मुझे कुछ नहीं आता, बस मुझे ये पता कि मुझे कुछ नहीं आता, मगर मैं सामने वाले को रिलीफ दिलवा सकता हूं बस। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि वो उपाय बताते हैं, वो टेम्परेरी आपको रिलीफ दिला सकते हैं, मगर जब आप किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श लेकर के अपनी कुंडली की विवेचना करवाएंगे, फिर वो जो आपको उपाय बताएगा ना, वो उपाय जो है एक अच्छे आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो मैं तो यही कहूंगा सबसे कि आप अपनी कुंडली की विवेचना जरूर करवाएं और उनसे जानें कि आपको किन ग्रहों के उपाय करने चाहिए, किन के नहीं करने चाहिए। अब एक छोटी सी बात बताता हूं। कई बार क्या होता है मैडम, पैरासीटामोल भी जो है ना ये एलर्जी कर जाती है। अब मैंने आपको कह दिया कि पैरासीटामोल खा लो, मैंने आपको कह दिया कि चने की दाल मंदिर में दे दो। समझ रहे हो मेरी बात? अब आपको नहीं पता कि आपके दूसरे भाव में क्या है, 8वें भाव में क्या है और 12वें भाव में क्या है। आपने तो मेरे कहने पर चने की दाल मंदिर में दे दी। अब होगा क्या उससे कि जो फायदा होना है ना उसके बदले में नुकसान हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो सभी को यही रेकमेंड करूंगा कि आप इवैल्यूएट करवाओ पहले, है ना, फिर जो उपाय होंगे उस अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंगली चले। दूसरी बात, अगर आपको पैसे से संबंधित दिक्कत आ रही है ना, अब मैं आपको जनरल रेमेडी बता रहा हूं कि जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आएगा और जो नॉर्मली आप कर सकते हो। आपको करना क्या है कि हर दिन आपको एक कनक धारा स्तोत्र आता है, ठीक है, उसका पाठ करें। ठीक है, एक इत्र ले लें आप, गुलाब का या चंदन का इत्र ले लें। आप डेली उस इत्र को जो है यूज करना शुरू करें। अपने वस्त्रों का ध्यान रखें, गंदे कपड़े नहीं पहने, डेली साफ सुथरे कपड़े पहने। ठीक है, और आप कटे फटे कपड़े मत पहने। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि कुछ लोगों को मैंने आजकल जेनजी जनरेशन को देखता हूँ, पैंट इतनी से इतने तक फटी होती है, देखते हैं, हाँ, रग्ड जीन्स, यस यस यस, राइट वर्ड।
तो वो लोग क्या है कि वो पैंटें पहनते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि वो भी ना एक खराब शुक्र की निशानी है। जो लड़के कहते हैं ना या लड़कियां कहती है जी हमारी शादी नहीं हो रही, तो मैं उनको कहता हूँ जी सबसे पहले अपने कपड़ों पे ध्यान दो। कहीं आप गंदे कपड़े तो नहीं पहनते, आप कटे फटे कपड़े तो नहीं पहनते। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हो ना मैडम, तो आपकी जिंदगी जो है कैसे खुशहाल बन जाएगी आपको पता ही नहीं पता चलेगा। भी नहीं चलेगा। फिर भगवान आपके साथ है। तो सर जैसे आपके चैनल का नाम है अरदास और उपाय, है जी। ना, तो ये इस नाम के पीछे आपने क्या सोच है आपकी? मैम इसके पीछे भी ना एक बहुत गहरा रहस्य है जो मैं आपके साथ रिवील करता हूँ। एक ना मैडम हमारे लाल किताब में ना एक लाइन आती है, हजारों भटकते हैं लाखों दाना और करोड़ों से आने, ठीक, जो खूब करके देखा तो समझ में आया कि खुदा की बातें खुदा ही जाने। तो कहने का भावार्थ ये है मैडम कि कई बार मैंने देखा कि लोगों के ना उपाय करने के बाद भी ना काम नहीं होते, है ना। तो ये गलती निकाल देते हैं ज्योतिषी की, है ना, कि ज्योतिषी ने उपाय जो है सही नहीं बताया। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात बताऊं मैम, ज्योतिष जो है ना ये 100% सही है। ज्योतिष 100% सही है। ज्योतिषी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात? मैं समझ रही हूँ कि ज्योतिष सही है, ज्योतिषी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। और हमारे ज्योतिष भाइयों में ना जितने लोगों को मैं जानता हूं लगभग उन सभी में क्या है ना, जब इतना सा भी ज्ञान हो जाता है ना तो वो खुद को ना भगवान का ही दूसरा रूप समझना शुरू कर देते कि हम ही भगवान है जी, हमने जो उपाय बता दिए ना जी, तो इससे तो आपका कार्य 1 मिनट में सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसा मैडम कुछ नहीं है, करने वाला भगवान है। इस बात को ना हमेशा याद रखें कि वही बात आ गई ना कि भटकते देखे हैं लाखों करोड़ों पंडित और लाखों सियाने, खूब सोचा समझ में आया कि खुदा की बातें खुदा ही जाने, है ना। तो ये उसकी बातें हैं, वही जानता है। और लाल किताब में एक बात और आती है कि दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावाए खुदाई नहीं। दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावाए खुदाई नहीं। कि अगर आपको आपकी सामने वाले की पत्री में अगर आपको किसी ग्रह के ऊपर शक हो रहा है या आपको लगता है कि ऐसी ऐसी घटना आपके साथ घट सकती है, तो आप उसके लिए उपाय का फायदा ले सकते हो। अब आपका प्रश्न ये था कि आपने चैनल का अपना ये वाला नाम क्यों रखा? तो मैंने आपको बताया कि ये खुदा की बातें हैं, खुदा ही जाने, है ना। तो होता क्या था, अमूमन मेरे पास लोग आते थे, जो ये मेरा पर्सनल रिसर्च का मैडम एक विषय था कि लोग आते थे, उपाय भी उनको बताए गए, उन्होंने उपाय भी किए, जिस ढंग से बताए गए उस ढंग से ही किए। तो मैंने देखा कि कुछ लोग ना फिर भी परेशान रहते थे। तो मैंने गुनी जनों के साथ बात की, उन्होंने कहा कि नवीन देख, एक बात समझ कि तू जितना कर सकता है ना उतना ही कर सकता है, उसके बाद उसकी मर्जी है कि उसने करके देना है या नहीं देना, ठीक है। तो मैंने पूछा यार ऐसे तो लोग सब परेशान ही रहेंगे, फिर इस चीज का हल क्या है? वो कह रहे जी अरदास करो। अच्छा, समझ रहे हो मेरी बात? और अरदास वर्ड मैडम एक ऐसा वर्ड है जो सभी धर्मों में चलता है। अगर आप हिंदू धर्म में हो तो आप प्रार्थना कह सकते हो, अगर आप सिख धर्म से हो तो आप अरदास कह सकते हो, अगर आप मुस्लिम धर्म से हो तो आप दुआ कह सकते हो, और अगर आप इस्लाम धर्म से हो तो आप इसको अर्ज दाशत कह सकते हो। कहने का भावार्थ क्या है कि ये एक ऐसा वर्ड है जो हर धर्म ने ना इसको मान्यता दी है। इन्हीं चीजों से इंप्रेस होके ना तो मैंने समझ में आया कि यार ये अरदास भी ना बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल, ये बात तो देखो एक बात मान के चलना सिमरन कि जो पैसा है ना ये वो चीजें आपको लाके दे सकता है जो संभव है। पैसा वो कर सकता है जो संभव है, लेकिन अरदास कोशिश वो कर सकते हैं जो असंभव है, नहीं कर, जो असंभव है, जो पैसा भी नहीं कर सकता, है ना। तो मैंने देखा कि अरदास से वो काम हुए लोगों के कि आप बात ही छोड़ दो कि लोग आए, मैंने उनको अरदास करने का एक मेथड बताया कि आप इस ढंग से अरदास करें, फिर भगवान देखो कैसे आपकी सुनता है। और इसको मैंने अपनी लाइफ में इस तरीके से ऐड किया ना कि अगर कोई उपाय करने भी जाता है ना, अगर हमारे पास कोई आता है कंसल्टेशन लेता है, तो हमारा जो ये मंच है, मेरी टीम जो है उनको बताती है कि आपको उपाय करने से पहले कैसे अरदास करनी है। अपने लिए तो करनी ही करनी है, सभी के लिए अरदास करनी है। और गुरबानी में भी ना एक लाइन आती है कि बिरथा कदे ना होवी पवजन की अरदास। आप अगर किसी भी धर्म के साथ संबंध रखते हैं ना तो आप ये बात मान के चलिए कि जो अरदास है ना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी आपकी, कि आपने जिस परमात्मा के आगे अरदास की है तो वो भगवान ना आपकी उस मनोकामना को, उस इच्छा को जरूर पूर्ण करते हैं, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैम सर एक ऐसा कॉमन मंत्र जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो? मैम ऐसा एक कॉमन मंत्र मैं आपको बता रहा हूं और जो सभी धर्मों में लागू हो जाएगा, समझ रहे हो, सभी धर्म इसको मान लेंगे कि हाँ कि जो ये सर ने मंत्र बताया ना, ये मंत्र अभी आप भी कहोगे सर आपने मंत्र ऐसा बता दिया कि मेरे ऊपर तो अभी एप्लीकेबल हो गया। मेरी ना एक मैडम फेवरेट मूवी है 3 इडियट्स, है ना। आमिर खान बताता है ऑल इज वेल, है ना। कभी भी आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या है ना
तो यही अंदर आपके भगवान है मैम। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि भगवान आपके अंदर ही है। बाकी ठीक है, मंदिर मस्जिदों में हम जाते हैं तो उनका सिर्फ एक, हमें उनका रूप जरूर वहां पे दिखता है, मगर भगवान इंसान के अंदर ही है। तो मैं ये कहता हूँ कि ऑल इज वेल। आप अपने भगवान को कहो कि भगवान आप जो कर रहे हो ना वो ठीक है। कोई उनके साथ गिले शिकवे नहीं करो कि नहीं आपने ऐसे क्यों नहीं किया, मैंने तो कहा था मुझे BMW चाहिए, आपने मुझे ऑडी क्यों दिलवा दी, ऑडी चाहिए BMW क्यों दिलवा दी। तो एक मंत्र आप सभी लोग ना याद रखें कि उस भगवान को हरदम आप नतमस्तक होकर के उनका शुक्रिया अदा करें और बोलें ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और मुझे लगता है कि ये अच्छा है ना कि ऑल इज वेल। आप जब भी परेशान है ना जिंदगी में, किसी भी समस्या को लेके आप परेशान हो ना, तो अगर आप ये पॉजिटिव अफर्मेशन ऊपर भेजोगे ना तो आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट आएंगे कि ऑल इज वेल, है ना। तो मेरी जिंदगी का तो यही मंत्र है कि ऑल इज वेल, है ना। करने वाला तो वही है, हम लोग तो सिर्फ एक जरिए हैं, है ना। हमारे पास तो सिर्फ एक्सरे की रिपोर्ट आती है कि हाँ जी बताइए जी ये क्या हो रहा है जी, हमारे ये डेट ऑफ बर्थ है, तो वो एक एक्सरे की रिपोर्ट है हमारे पास। तो उस एक्सरे की रिपोर्ट को देख के जैसे डॉक्टर बताता है ना कि हड्डी यहाँ से टूटी है, अब प्लेट पड़ेगी या रॉड पड़ेगी या दवाई से ठीक हो जाएगा, वही काम हमारा है। तो हम बदल कुछ नहीं सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। हम वहां नई टांग नहीं कह सकते कि जैसे आपकी उपाय दे सकते हैं उसको ठीक करने के, उसको उपाय दे सकते हैं कि जिससे उसको रिलीफ मिल जाए थोड़ा। और सर आज के इस पॉडकास्ट के थ्रू आप हमारी ऑडियंस को क्या एक प्यारा सा मैसेज देना चाहते हैं? देखो, मैं आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू एक मैसेज जरूर कन्वे करूंगा लोगों को। मेरा मैसेज यही है मैम कि सबसे पहले इंसान बनो। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, आदमी बन के दिखाओ तो कोई बात बने, है ना। सबसे पहले इंसान बनो आप, दूसरों को समझो, है ना। झूठ मत बोलो, मांस मदिरा का प्रयोग मत करो। और दूसरा बात है, जो आप घर में चीट करते हो ना मैडम, इस बात में आपको एक और बात ऐड कर दूं मैम, कि सबसे पहले जब हम चीट करने की कोशिश करते हैं ना, तो पता है किसको चीट करते हैं? भगवान खुद को या भगवान को, है ना। खुद को चीट करते हैं और भगवान को चीट करते हैं। जब भी आप कहीं पे गलत हो ना या झूठ बोल रहे हो, आपके अंदर बैठा हुआ मन बता देता है कि नहीं नवीन, यहाँ पे तू गलत है, यहाँ पे तू ठीक है ना। तो आप खुद को ही चीट करना बंद करो सबसे पहले। तो दूसरों के साथ तो बाद की बात है ना, सबसे पहले खुद को चीट करना बंद करो। दैट इज वेल एंड गुड फॉर ऑल, है ना। और उसके बाद एक बात ये है, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने रिश्तेदारों से बना के रखें। यही मेरा एक जन संदेश है मैम, कि आप जो अपनी जिंदगी है अच्छे ढंग से चलाना चाहते हो, तो आप जो है ना इंसान बनो सबसे पहले। और इंसान भी वैसे इंसान बनो जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो। और सर किसी ने अगर आपके साथ एक सेशन 1-on-1 बुक करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? मैम उसके लिए क्या है कि हमारा जो नीचे नंबर एक डिस्प्ले हो रहा है, उस नंबर से आप संपर्क करके हम मेरी टीम के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑन कॉल कंसल्टेंसी लेनी है तो वो भी मिल जाएगी। अगर आपने 1-to-1 आकर विजिट करना है तो वो दोनों ही सुविधाएं जो है हमारे इस मंच से उपलब्ध है। मतलब ऑनलाइन भी आप ले सकते हो और ऑफलाइन भी, दोनों सर्विसेज अवेलेबल है। दोनों कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट रहेगा, कहीं से भी कोई भी आपको कांटेक्ट कर सकता है। जी मैम। तो आज के पॉडकास्ट के लिए सर इतना ही। थैंक यू सो मच सर, आप आए, इतना कुछ आपने हमें बताया है ना। और कुछ ये जो आपका लास्ट वाला जो आपने कॉमन मंत्र बताया ना, तो मुझे लगता है कि कोशिश मेरी भी यही रहेगी कि अब से इसको मैं भी थोड़ा करूं, है ना, ताकि पॉजिटिविटी लाइफ में रहे, क्योंकि उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में चलते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच नवीन जी, आप आए, आपने हमें टाइम दिया। और उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपनी कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम के कुछ कॉमन से सोल्यूशन ज़रूर मिले होंगे। बाकी अगर आप अपने लिए खास करके कोई सोल्यूशन जानना चाहते हैं तो आप सर से 1-on-1 सेशन ले सकते हैं। आज के इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बार नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।